और ब्रेक के बाद स्वागत। रांची से बड़ी खबर है, जहां रिम्स निदेशक पद से मुक्त कर दिए गए हैं। 31 जनवरी 2024 को निदेशक बने थे, जिन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। सख्त रवैये के लिए डॉक्टर राजकुमार जाने जाते थे, व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। रिम्स से जनरल बॉडी की मीटिंग में इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की थी। रिम्स निदेशक से सरकार खुश नहीं थी। जनरल बॉडी की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव से नोकझोंक भी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। और देखिए, अब रिम्स निदेशक जो हैं वो पदमुक्त कर दिए गए हैं। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को ये निदेशक बने थे, सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मणि गांव के महादलित बस्ती में हुए अग्निकांड और 4 मासूम की मौत के बाद अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दिन पहले हुए इस भीषण अग्निकांड की तपिश भले ही कम हो गई, लेकिन करीब 60 परिवारों को जो दर्द मिला वो देखकर सबकी आंखें नम रह गई। जिनके परिवारों के नौनिहाल जिंदा जल गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जिनके घर जल गए वो राख में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। पूरा महादलित बस्ती अभी टेंट में बसा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के रामपुर मणि से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उसी रामपुर मणि गांव में हैं, जहां पर कल एक भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 4 मासूमों की मौत हो गई थी। वहीं करीब 30 घर जलकर राख हो गए थे और 60 से अधिक परिवार जो है वह बेघर हो गए। पूरे इलाके की बात करें तो हम आपको दिखा दें, हर तरफ अभी फिलहाल जो स्थिति है वह टेंट सिटी बन के रह गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ तमाम घरों पर जो तत्कालिक व्यवस्थाएं जो की गई है प्रशासन की तरफ से, तो टेंट दिया गया है, मतलब त्रिपाल दिया गया है और उसी शेड में लोग रह रहे हैं। बगल में पंचायत भवन में कम्युनिटी किचन भी चल रहा है। लोगों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि भले ही आग की तपिश जो है वह कम गई है, लेकिन जो दर्द इस घटना ने दिया है उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। आपका घर है जी। घटना हुई उसके बाद क्या कुछ सुविधा भी मिली आप लोगों को? हाँ, मिला है सुविधा। क्या कुछ मिला? ये मिला है, पन्नी मिला है, पन्नी वगैरह मिला है। सबका घर पूरी तरीके से जल गया है? पूरे तरह से जल गया कि कोई नहीं रहा था घर। 4 बच्चे भी हाँ, 3 तो बच्चा ही घर के है, 1 तो घर के। आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हालात होंगे। पीड़ितों से भी हम बात करेंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और जिनका घर जो है इस भीषण अग्निकांड में गया। क्या नाम है आपका? नाम रामविंदर पासवान है। क्या कुछ मदद मिला जो बड़ी घटना हुई? कुछ मदद मिला है। एगो आए हैं विधायक साहब आए हैं, वो 4 लाख रुपया दिए हैं। किसको दिए वो भी मालूम नहीं है। मेरा बच्चा का हलसा हो गया, हलसा में मेरा बच्चा चल गया। क्या नाम था बच्चे का? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी कितने साल की थी? 4 साल 3 महीना। 4 साल 3 महीना की थी। कुछ नहीं मिला। जो मिलता है पब्लिक ले जाता है, हमको घर में कुछ नहीं आता है। हम लोग के घर में नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। नेता सब बहुत लगातार आ रहे हैं। भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 4 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं करीब 30 घर जलकर राख हुआ है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तमाम दावे किए गए हैं। सभी को प्राथमिक सुविधा जो है मुहैया कराई गई है। त्रिपाल वगैरह दिया गया है, कम्युनिटी किचन चल रहा है, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन अभी भी जो जरूरत की चीजें हैं वह इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और इन लोगों की मांग है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं उन्हें मिले। और हालांकि जो दर्द इन्हें मिला है उसे तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुर्शिदाबाद में जुल्म और अत्याचार के बाद हिंदुओं का पलायन थम नहीं रहा। अपनी जान बचाने के लिए हिंदू परिवार के लोग मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में पनाह ले रहे हैं। हिंसा वाली रात की खौफनाक सच्चाई बयां करते हुए पीड़ित हिंदू अभी भी कांप जा रहे हैं। हिंसा पीड़ितों की कहानी सुन आपका भी दिल दहल उठेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुसलमान लोग सब घर फाड़ तोड़ तार के आग लगा दिया, गला काटाकाटी कर रहा है। ये है प्रीति दास, मुर्शिदाबाद हिंसा की पीड़ित। पश्चिम बंगाल में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हमले हुए,
बड़ी क्रूरता के साथ जिन्हें मारा, पीटा, काटा गया, उसमें प्रीति और प्रीति का परिवार भी शामिल है। मुर्शिदाबाद हिंसा में इस हिंदू परिवार का घर-बार सब उजड़ गया। प्रीति का आरोप है कि मुसलमानों के एक बड़े झुंड ने अचानक हमला बोला और मारपीट कर घर में आग लगा दी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया है। जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई और आधी रात को बच्चों के साथ भागकर साहिबगंज आ गईं। वहाँ पर मारपीट होने लगा तो हम लोग रात वहाँ से भाग के पाकुर गए। पाकुर से गाड़ी धर के यहाँ आए। पाकुर से गाड़ी धर के? हाँ, भाड़ा लिया 2 नन्हे बच्चे को गोद में लिए प्रीति न्यूज़ 18 के रिपोर्टर से बात करते करते रो पड़ी। हिंसा की भयावह रात को याद कर प्रीति की आंखों से आंसू के धार बहने लगे। एक बच्चा गोद में था, दूसरा खाट पर बैठकर खाना खा रहा था। न जाने कितने दिनों के बाद इस मासूम को भोजन नसीब हुआ। मौत के मुंह से निकलकर भूखे प्यासे दौड़ते भागते जब ये लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे तो इन्होंने उस मनहूस रात की पूरी कहानी बताई। मुसलमानों पर बम से हमला करने, घर और दुकान में आग लगाकर लूटपाट मचाने का आरोप लगाया। बम फेंका लागल, अब बाजार से फेंकते फेंकते रानीपुर हमरा बेटी चले, हमरा बेटी दुकान जरा दिलकै, घर जरा दिलकै, बकरी खस्सी सब लेके चलो गेले। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित हिंदू जुल्म की दास्तान सुनाते थक नहीं रहे। जैसे जैसे जाति और अत्याचार की कहानियां सामने आ रही हैं, लोगों का खून खौल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं की लाश बिछती रही और ममता दीदी की पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। बड़ी संख्या में पीड़ित हिंदू जान बचाकर झारखंड पहुंचे हैं। ये आंखों देखी कहानी सुना रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ये हिंदू अपने ही देश में फिर से मुर्शिदाबाद में सुरक्षित घर लौट पाएंगे? क्या इनका उजड़ा हुआ परिवार दोबारा बस पाएगा? दुमका संवाददाता नितेश कुमार और साहिबगंज संवाददाता पवन रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बात अब मौसम की मिजाज की करते हैं। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सारण, जमुई, बांका, वैशाली में यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की गई है और साथ ही सुबह 9 बजे तक के लिए यह अलर्ट जारी है। पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। बड़ी खबर आपको बारिश और ठनका को लेकर के बता रहे हैं। अब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किन किन जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सारण, जमुई, बांका, वैशाली में अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने ये भी अपील की है कि लोग घर से बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही सुबह 9 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। पटना की अगर हम बात कर लें तो पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है। और देखिए, सिवान में भी आंधी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। आंधी में कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से बाइक, ई रिक्शा दब गई। किसी को नुकसान कोई नहीं पहुंचा है। कई जगह बिजली के खंभे भी गिर पड़े। कई प्रखंडों में बिजली ठप बताई जा रही है। तो इस मौसम का असर यहां सिवान में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पेड़ गिरे हैं कई जगहों पर, जहां ई रिक्शा जो है वो इस पेड़ की चपेट में आया है। कई प्रखंडों में बिजली अब ठप है क्योंकि कई जगहों पर जो तार हैं बिजली के वो टूट गए हैं, लिहाजा कई जगहों पर बिजली बाधित है। अरे बहुत क्षति है मालिक, उसमें एक ऑटो रिक्शा दबा हुआ है, बाइक दबा हुआ है, आदमी कुछ लोग घायल हुए हैं। अच्छा, कितना लोग घायल हुआ है इसमें? अब लोग चले गए हैं इधर उधर। अच्छा, अभी यहाँ कोई है नहीं। अच्छा, दुकान पे गिरने से किसी दुकान का नुकसान हुआ? किसी का क्षति नहीं है। एक दो गाड़ी वाला दुकान है उसका क्षति है। अभी रोड पे वहाँ वो बैटरी वाली गाड़ी फंसी हुई है। अच्छा, बीच में कोई दुर्घटना होने से बच गई। देखा जा रहा है कि पेड़ गिरने से रोड पर एक मोटरसाइकिल दब गया और एक ई रिक्शा दब गया। कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है अच्छा घायल होने की। और इसी बीच बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक ने अपनी
प्रेमिका को धोखा दिया, जिसके बाद उसने एक एक कर कई लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, लड़कियों का यौन शोषण करने के बाद उसका वीडियो भी बना लेता था, जिसके बाद उन लड़कियों को वो ब्लैकमेल करता और लड़कियों का पॉर्न वीडियो बनाकर विदेश भेजने का भी काम करता था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आरोपी मोहम्मद साहिल का कई पॉर्न वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। बताया ये जा रहा है कि साहिल ने प्रेमिका गुलशन खातून के साथ मिलकर ये साजिश रची, जिसमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की लड़कियों को भी फंसाया और उनका अश्लील वीडियो बना लिया। इस मामले में 2 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देने का आरोप लगाते हुए जंदाहा थाने में साहिल पर केस दर्ज किया, जिसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को मनहार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी अबू जफर इमाम ने यह कहा कि वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले में जांच अब और ज्यादा की जा रही है। वीडियो दूसरी जगह बेचने की भी बात अब सामने आई है, तो सभी बिंदुओं पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और यह सिंडिकेट चलाया जा रहा है, तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए, यौन शोषण के बाद पॉर्न का धंधा चलता था। हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र का देखिए पूरा मामला सामने आया है। लड़की घर से जंदाहा बाजार जा रही थी और हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपको उस लड़की की हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लड़की घर से जंदाहा बाजार जा रही थी और यौन शोषण के बाद जो ये पूरा मामला सामने आया है, उस पर पुलिस अब जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा खेल चलता था। हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र का मामला है। लड़की घर से जंदाहा बाजार जा रही थी। लड़की की गुलशन खातून के साथ दोस्ती हुई। आरोपी साहिल की माशुका भी गुलशन खातून वो भी वहां थी। गुलशन लड़कियों की फोटो मोबाइल में कैद करता था और फिर फोटो दिखाकर लड़की पर दबाव बनाता था, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था और फोटो को परिवार वालों को दिखाने की धमकी भी देता था। लड़कियां अपने आप को साहिल को सौंप देती थी। साहिल ने दर्जनों लड़कियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने में माशुका गुलशन भी उसका साथ देती थी। गुलशन खातून खुद नशा करती थी, लड़कियों को नशे की गोली खिलाती थी और साहिल के साथ सेक्स करने पर मजबूर करती थी। लड़की के साथ पॉर्न वीडियो मोबाइल में कैद करने का आरोप भी लगाया गया है। पॉर्न वीडियो को विदेश में भेजा जाता था और पॉर्न वीडियो साहिल की कमाई का एक जरिया भी था। लड़कियों के साथ आरोपी साहिल का पॉर्न वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद इलाके में अब सनसनी फैल गई है। कई परिवार वाले सामने नहीं आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने इंसाफ के लिए गुहार भी लगाई है, थाने में शिकायत दर्ज की। वीडियो वायरल करने का एक मामला दर्ज हुआ है सर, क्या है पूरी मामला वो? अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लड़की के पिता के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि प्रेम प्रसंग में होते हुए दोनों ने अपना समय व्यतीत किया, लेकिन कुछ वीडियो बना दिए गए हैं जिसके आधार पर अब नाजायज़ चीज़ें मांगी जा सकती हैं, मांगी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। उसके आधार पर एफआईआर किया गया, लड़का को बरामद किया गया है महनार क्षेत्र से और विभिन्न धाराओं में कांड दर्ज करके जेल भी भेज दिया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। इसमें से कई लड़की की तस्वीर से आपत्तिजनक वायरल किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो पॉर्न वीडियो किसी दूसरे कंट्री में भी बेचा जा रहा था, इस तरीके की बात। ये जानकारी मिली है, बट अभी इसकी सत्यता की जांच की जा रही है, जो कि अनुसंधान में है। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। एक बात और सर कि एफआईआर होने का सर लंबे समय हो गया, लेकिन मेडिकल या किसी तरह का बयान पुलिस के द्वारा लड़की के पक्ष से नहीं लिया गया या कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। अनुसंधान जारी है और विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के बाद इन सारे तथ्यों को लाया जाएगा कांड लाने के लिए। ये सिंडिकेट को कैसे सर आप लोग इसको तोड़ पाएंगे? क्योंकि अगर ये संगठित अपराध में से है तो बिल्कुल इसे हम लोग तोड़ेंगे। वैशाली पुलिस लगी है इसके पीछे, कार्रवाई करेगी जरूर। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां जिस नाबालिग को परिजनों ने मृत समझ लिया था और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, वो नाबालिग किशोर घर लौट आया है। नाबालिग किशोर ने व्हाट्सएप पर फोन कर बताया कि वो जिंदा है। परिवार के सदस्य नेपाल से लेकर उसे दरभंगा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। किशोर 8 फरवरी से लापता था। न्यायालय के सामने नाबालिग भोला राम ने बताया कि उससे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम से कुछ लोगों ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश किया
जब उसे होश आया तो अपने आप को नेपाल में पाया था। यहाँ ललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फूला हुआ था, तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो वहाँ पर इन लोग को जबरदस्ती, इन लोग का कहना जो नहीं, जबरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोगों ने अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उनका भाई है। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से भी बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होने वाला है। दिल्ली से आज यूरोप रवाना होंगे सीएम सोरेन और अधिकारियों की टीम के साथ सीएम सोरेन रवाना होंगे। आपको बता दें कि स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। विदेशी नागरिकों को झारखंड आने का न्योता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होने वाला है और उसकी तैयारी भी कर ली गई। आपको बता दें कि लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर अब जा रहे हैं और आज से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमी को राज्य में निवेश के अवसरों और लाभों के बारे में वो जानकारी देंगे। और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना और स्वीडन के भी जाएंगे और माइकिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 वो मीटिंग करेंगे और इसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ वापसी करेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा और ये विदेश दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। खासकर निवेश के मामले को अगर हम देखें, निवेशकों को साधने की कोशिश इस बार सीएम सोरेन की तरफ से की जाएगी और आने वाले वक्त में झारखंड में किस तरीके से बाहर की विदेश कंपनियां निवेश करें उसको लेकर के भी सीएम सोरेन चर्चा करेंगे। खबर दरभंगा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए सौगात का लाभ जल्द जिलेवासियों को मिलेगा। डीआरएम और दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय में अमृत भारत योजना के तहत बन रहे लहरियासराय स्टेशन के साथ ही लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 91 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का शिलान्यास किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिवीजन में अकेले 21 अमृत भारत स्टेशन को स्वीकृति मिली है, लगभग 1000 करोड़ से, और उन पे सब पे काम चल रहा है और करीब 4 के आसपास अभी अप्रैल तक ही रेडी हो जाएंगे इनॉग्रेशन के लिए और उसके बाद में धीरे धीरे इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि सारे अमृत भारत स्टेशन बन जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार राज्य में 91 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के तहत बन रहा है और यहाँ पर विश्व स्तरीय स्टेशन जो दरभंगा में बनने जा रहा है उस पर काफी काम तेजी से हाथ लग चुका है, उसका भी हम लोग निरीक्षण करेंगे। अब हम विश्व स्तरीय स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और एक तिथि देंगे जो लो कॉस्ट आरओबी बना है उसका उद्घाटन भी समय करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत 44 करोड़ की लागत से सहरसा स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि इसमें यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। इस स्टेशन को एयरपोर्ट वाली सुविधा से लैस किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पार्क, एसी वेटिंग रूम, लिफ्ट सहित कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है। क्या कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान इसका लोकार्पण किया जा सकता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। योजना के तहत जो है 44 करोड़ की लागत से जो है सहरसा जंक्शन का जो है निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये नवनिर्माण भवन है वो सहरसा स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत जो बनाया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं जो है एयरपोर्ट वाली सुविधाएं जो है यहाँ यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे तमाम सुविधाएं जैसे लिफ्ट की व्यवस्था, शौचालय सीढ़ी की व्यवस्था,
चाहे वो खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था हो, तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पे जो है लोगों की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे पार्क की भी व्यवस्था है और बड़ा एक जो है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जो है लोगों को सुविधा में मिलने वाली है। इसके जो है संभावित है जो बहुत जल्द जो है इस स्टेशन का जो शुभारंभ हो जाएगा और इससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, दूसरा सौगात जो यहाँ पे भी मिलने वाला है, वो भी जो है अमृत भारत ट्रेन के रूप में जो सहरसा से नई दिल्ली के लिए खुलेगी और बहुत जल्द उसका भी शुभारंभ होगा, जिसके बाद सहरसा ही नहीं कोसी इलाके में जो है इसको लेकर के खुशी का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।